सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह हमारे मनी एंड बैंकिंग सीरीज का पार्ट 2 है और अभी तक आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के हमारे पहले पार्ट को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल टू कंज्यूमर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, डेप्टर। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की यानी मुद्रा प्रसार की बात करें तो ये डेप्टर के लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों बेनिफिशियल होता है? क्योंकि इनको ये बेनिफिट मिलता है कि जब ये पैसे को रिपेड करते हैं तो उस समय पैसे की जो परचेसिंग पावर होती है वो घट जाती है। जब ये पैसा लिए होते हैं तब परचेसिंग पावर अधिक होती है तो वो उतने ही पैसे में मैक्सिमम चीज़ों को खरीद पाते हैं, और जब ये पैसा रिपेड करते हैं क्रेडिटर को तो उस समय मनी की जो परचेसिंग पावर होती है वो घट जाती है। तो इस टाइम पे जो क्रेडिटर है वो कम से कम प्रोडक्ट को खरीद पाता है। इसलिए इन्फ्लेशन के केस में जो डेप्टर होता है वो बेनिफिशियल होता है, उसको प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी बेनिफिटेड बाय डिफ्लेशन, ट्रेडर, प्रोड्यूसर, डेप्टर, फिक्स्ड इनकम ग्रुप। अगर हम बात करें डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन के केस में ट्रेडर को भी लॉस होगा, क्योंकि सारी जो उसके प्रोडक्ट होंगे वो बिकेंगे नहीं, उनको लॉसेस होंगे। प्रोड्यूसर को भी वही चीज़ें होंगी और डेप्टर को भी दिक्कत होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन में उसको प्रॉफिट होता है तो इन्फ्लेशन में उसको लॉस होगा। बट फिक्स इनकम ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं उनको डिफ्लेशन में बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो भी मनी में जो भी डेविएशन होता है, मनी में जो भी चेंजेस होते हैं उनका इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डिफ्लेशन के केस में फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले बेनिफिशियल होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक, सेफ्टी, लीगल ऑब्लिगेशन, लिक्विडिटी, डाइवर्सिटी। जब बैंक की निवेश नीति के सिद्धांत की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा निवेश नीति का सिद्धांत नहीं है? तो जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो आपके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इंक्लूड या प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर बैंक, कैपिटल, रिजर्व फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, बिल पेमेंट। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के लिए लोन एंड एडवांसेस एज ए एसेट्स होता है, क्योंकि बैंक दूसरों को लोन दे करके और उनसे ही इंटरेस्ट लेकर के अपने प्रॉफिट को अर्न करती है। तो यहाँ पे जो लोन एंड एडवांस है वो बैंक के लिए एसेट होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन ईयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ था? तो यहाँ पे तो राइट आंसर नहीं दिया है, बट ये 1 जनवरी 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम जो नियरेस्ट वैल्यू है उस पर हम लोग टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिफाइन मनी इज व्हाट मनी डज, जेम्किंस, फिशर, हार्टले विदर्स, रॉबर्टसन। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये हार्टले विदर्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपी करेंसी नोट bear the signature of Prime Minister of India, President of India, Finance Minister of India, Finance Secretary of India। तो अगर हम बात करें 1 रुपये की करेंसी की तो 1 रुपये की करेंसी पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और इस समय अजय भूषण पांडे ये आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, बैंक रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल बैंक, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय पब्लिक, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो जो बैंक दर होता है बैंक रेट
वो रेट होता है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, according to the quantity theory of money, if the value of money increases then the general price level will increase, decrease, remain stable, fluctuated। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की हम बात करें, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की बात करें, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी और जनरल प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोला है वैल्यू ऑफ मनी आपकी इंक्रीज हो रही है तो जनरल प्राइस लेवल जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुज सिग्नेचर इज फाउंड ऑन द 10 रुपीज करेंसी नोट ऑफ इंडिया। 1 रुपये को छोड़ करके बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पर गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं। और अगर हम गवर्नर की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और टॉपिक जो है वो हम गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले जो गवर्नर थे वो आपके ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जब आरबीआई आपका इस्टेब्लिश हुआ था तो उस समय फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और अगर किसी फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो सीडी देशमुख थे जो आपके 3rd नंबर के आरबीआई गवर्नर थे। और अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो कि आपके देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो वो मनमोहन सिंह है जो कि आरबीआई के 15वें गवर्नर थे और आपके देश के 13वें प्राइम मिनिस्टर थे। और एक दो क्वेश्चन और है कि ऐसा कौन सा गवर्नर है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम के लिए गवर्नर रहा है, तो वो है बेंगाल रामा राव हैं जो कि लगभग 8 साल तक आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। और जो सबसे शॉर्टेस्ट टर्म था जो कि आपका था अमिताभ घोष का, जो कि लगभग केवल और केवल 20 दिन के लिए ही गवर्नर रहे थे। तो ये जो है वो गवर्नर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट व्हेन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड टू मीट द बजट डिफिसिट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, नन ऑफ द एबव। तो अगर वित्तीय घाटा को हटाने के लिए अगर देश का केंद्रीय बैंक ज़्यादा से ज़्यादा नोटों का निर्गमन करती है तो उस केस में इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1948, 1 अप्रैल 1951, 1 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आरबीआई जो है वो 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी और इससे रिलेटेड जो एक्ट है वो उससे 1 साल पहले 1934 में बना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी रीजनल रूरल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो जो रीजनल रूरल बैंक थे आरआरबी थे वो नरसिम्हम कमेटी की सिफारिश पर इस्टेब्लिश हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। तो ये जो आईएफसी है, आईएफसीआई, ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, 1 जुलाई 1948। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीरियड टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड, एसडीआर, डॉलर। प्रथम विश्व युद्ध के पहले जितने भी देश थे लगभग सभी में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्ण मुद्रामान चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएफएम की बात करता है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 27 दिसंबर 1945 में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप कोई भी नोट उठा करके देख सकते हैं, सब पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है और आपके देश में जो भी नोट इशू होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 1963। जो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो आपका 1 जुलाई 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक जो था वो IFC था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज अप्लीकेशन इज मेड टू स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी रजिस्ट्रार। जो कंपनी अपने शेयर को जनता से लेना चाहती हैं तो इसके लिए अपने सिक्योरिटीज की लिस्टिंग कहाँ कराते हैं, तो ये कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एज ए फुल्ली ओन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हेन द कॉमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज फॉर फर्स्ट टाइम। तो अगर हम नेशनलाइजेशन की बात करें तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को या प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट अपने अंडर में या उसका रेगुलेशन, उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है, तो इसको हम नेशनलाइजेशन का नाम देते हैं। और ये जो फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 में। और इस समय 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज किया गया था, जिसमें आपका इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 बैंक थे जो कि 19 जुलाई 1969 में नेशनलाइज किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी इज एन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, एक्सचेंज, स्टॉक, रेगुलेटरी बॉडी। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो रिजर्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में इस्टेब्लिश है। और इसके अलावा इसके 31 रीजनल ऑफिस हैं जो कि भारत के विभिन्न जगह पे अलग अलग इस्टेब्लिश हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज रेट इज फॉलोड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एंड फ्लैक्सिबल बोथ, नन ऑफ द एबव। तो एक्सचेंज रेट वो होता है, वो रेट होता है जिसपे एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है। और ये जो है वो आपका फ्लैक्सिबल है, डे बाय डे, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो IMF वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जनरली 5 इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर आता है आपका MIGA, जिसका पूरा नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और लास्ट में आता है ICSID, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। इसमें IMF को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश। पहला स्टॉक एक्सचेंज आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, जो कि आपका लगभग 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था। और इसको इस्टेब्लिश करने, इस एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करने का श्रेय प्रेमचंद रॉयचंद को जाता है। और इस समय 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो BSB है वो पूरे वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और इससे रिलेटेड जो भी इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें कि इसका रुख को बताया जाता है कि
ये जो है जितने भी शेयर हैं वो किस ओर मूव कर रहे हैं, उनमें प्राइजेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जो सेंसेक्स है वो आपका 1986 में 1986 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एग्जिम बैंक, फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, आरबीआई, बैंकर्स बैंक, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एफसीआई फाइनेंशियल एड टू कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो मैच करेक्टली नहीं कर रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज? गुड्स, चेक, बिल्स रिसीवेबल, मनी। तो यहाँ पे एक्सचेंज की बात कर, जब विनिमय की बात करते हैं तो विनिमय करने का सबसे अच्छा साधन मनी है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे।